हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसका अंक भार 6 नंबर का रहेगा। इसमें से आपसे 6 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, इसके बाद बेलन पढ़ेंगे, खोखला बेलन पढ़ेंगे, और इसके बाद में अपन शंकु पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, अर्धगोला पढ़ेंगे। छिन्नक आपका इसमें से हट गया है, जो सबसे हार्ड विद्यार्थी मानते थे वो इसमें से पॉइंट हट गया है। अब जो नई बुक में है वो 13 नंबर पुरानी बुक में है वो 13 नंबर चैप्टर है, और नई बुक में ये 12 नंबर चैप्टर है। तो पुरानी बुक के हिसाब से बताना चाहूँगा तो 13.1 और 13.2 देखनी है, और नई बुक में आपको 12.1 और 12.2 देखनी है। अब इसको चैप्टर नंबर 12 लेके ही आपको हल करना है, और 6 नंबर का पीछे था, 6 नंबर का आपकी बार। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन में क्या है, चैप्टर का बेसिक क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इसके फॉर्मूले हैं। इसके फॉर्मूले के बगैर आपके 6 नंबर कोई काम के नहीं हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में ये पूरा देखें वीडियो को, और शुरू से लेके एंड तक देखें। और इसके जो फॉर्मूले अपन मैं बताऊंगा आपको, इसके आयतन, इस क्षेत्रफल संपूर्ण के और कोई सतह के, वो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, और इसको 2-3 बार रिपीट भी करने हैं। ठीक है, लिखोगे तभी याद होंगे, रटने से 5-10 दिन आप याद रख सकते हैं। तो चलिएगा, सामने आपको दिखाई दे रहा है घन। अब घन कैसी आकृति होती है, जैसे आपने क्लास में चौक का डिब्बा होता है, चौक का डिब्बा जिसकी तीनों सतह, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी इक्वल होती है, उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब ये घन की लंबाई हो गई, मान लेते हैं घन की लंबाई हमारे पास में a है, और ये घन की चौड़ाई हो गई, ये भी अपन a मान लेते हैं, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये घन की ऊंचाई मान लेते हैं, ये भी a हो गई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी सारी इक्वल होती है। इसमें 6 वर्गाकार सतह होती है, 6 वर्गाकार सतह हो गई, 8 इसमें कोने होते हैं, और 12 इसमें किनारे हो जाएंगे। 4 और 4 8, और 12 इसमें क्या हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया इतना? अब इसके बाद में इसका लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। घन का विकर्ण इज इक्वल टू होता है √3, और घन का आयतन, और किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं तो आप लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, और गुणा में ऊंचाई भी a है। तो a गुणा a गुणा a यानी a का क्यूब हो गया। यानी आप कह सकते हैं भुजा का क्यूब क्या हो जाएगा, भुजा हमने a मानी है तो a का क्यूब या भुजा का क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का विकर्ण हो गया। इज दैट क्लियर? इसके बाद में आ जाते हैं घनाभ पे। घनाभ सभी के घर में, सारी जो आकृतियां मैं बता रहा हूं सभी के घर में यूज करते हैं आप। घनाभ होता है जैसे संदूक की आकृति है, माचिस की डिब्बी है, ये सारी की सारी आकृतियां होती, ये जो आकृति है ये घनाभ की आकृति के रूप में होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई सारी ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है। ये मान लेते हैं इसकी लंबाई है, ये अपन ने मान लिया कि ये इसकी चौड़ाई है, जिसको अपन b से लिखते हैं, b ब्रेथ होता है चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनकी अलग अलग है, तो यहाँ से लिखेंगे। और जो घनाभ होता है उसका जो फलक होता है वो क्या होता है, आयताकार होता है। इसमें आयताकार 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई। अब ये बन गया कि 2 गुणा लखू चौधरी चोखो ऊंट उधारो ल्यायो। इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक आपके लिए कि 2 गुणा में तो लगेगा, लखू चौधरी चोखो ऊंट उधारो ल्यायो, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में अपन देखते हैं घनाभ का विकर्ण। विकर्ण समझते हैं ना, विकर्ण क्या होता है? इस प्रकार से आपने एक आयताकार फलक लिया और ये जो बीच से मैंने एक लाइन खींची है, ये होता है इसका विकर्ण। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? वहां पे तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल थी, तो वहां पे √3 आ गया था घन में, लेकिन यहां पे आएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? वही कंडीशन लगाएंगे, घनाभ का आयतन। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई होता है। आधार इसमें क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आधार में लंबाई गुणा चौड़ाई है, यानी आयताकार है। आयताकार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या लगेगा? ऊंचाई लगेगा, हाइट लगेगा, तो ये हो जाएगा LBH। क्या हो जाएगा? आयतन LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास में घनाभ के बारे में डिटेल आ गई। इज दैट क्लियर? इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है बेलन। बेलन सभी ने घर में देखा ही होगा। बेलन वो आकृति नहीं, कई विद्यार्थी वो भी समझते होंगे कि रोटी पोने वाला ही बेलन होता है, बाकी आकृतियां बेलन नहीं होती। जो बेलनाकार होती है, घर में आपके पाइप होंगे, पानी निकालने के बड़े पाइप होंगे, वो भी बेलनाकार होते हैं। घर में खाना पकाने के लिए रसोई घर में सिलेंडर भी होगा, वो भी आपका बेलनाकार आकृति का होगा। बहुत सारी वस्तुएं घर में बेलनाकार होती है। घर में ड्रम भी होंगे डीजल के, पेट्रोल के, तो वो भी बेलनाकार आकृति के होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो रोटी पोने वाला बेलन भी एक बेलनाकार आकृति का होता है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी। ये बेलन की हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अपन कह सकते हैं ये जो बेलन की हो जाएगी वो त्रिज्या हो जाएगी, इसको अपन R कहेंगे। ठीक, समझ में आया आपके? तो ये इसका पृष्ठ हो जाएगा। जैसे आपके पास में कोई रफ पेज लेके आप इस प्रकार का पेज होता है आपके पास, ये पेज लेके इसको फोल्ड कर दें, इसको रोल बना दें, इस पेज का रोल बना दें। पेज का रोल बनाओगे तो बेलन बन जाएगा। पेज आयताकार होता है, आयताकार जो पेज है उसका रोल बना दो तो ये बेलन बन जाएगा। बेलन की आकृति इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी इससे। तो यहां से अपन लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैं बताऊंगा अच्छे से, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ लिख दो, ओनली फॉर, पृष्ठीय मत लिखो, पृष्ठ लिख दो, एक ही बात है, पृष्ठीय भी एक ही बात होती है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये हो गया 2πRh। ये कैसे हुआ सर जी? अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ ये भाग होता है, ये क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। यहां से मैं लिख दूं वक्र पृष्ठ। अगर आपसे डायरेक्ट ही पूछ ले कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ये बीच वाला भाग होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब ये आयताकार है, आयताकार है ना, समझ गए आप? तो आयताकार में इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ये आयताकार है, ये इसकी मान लेते हैं, ये इसकी लंबाई मान लेते हैं, ये इसकी चौड़ाई मान लेते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। अब ये रोल के रूप में हो गया आपके पास में, ये रोल के रूप में बन गया। जो आपकी जो लंबाई है ना, ये रोल के रूप में बन जाती है। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अपन ध्यान करेंगे
तो ये जो लंबाई है वो बेलन की इस प्रकार से रोल बन जाती है, और रोल बनती है तो ये क्या बन जाता है, वर्ताकार बन जाता है। वर्ताकार बनेगा तो वर्त की परिधि का होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इसकी ऊंचाई कितनी रह जाती है, h, तो 2 पाई आर एच क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया इतना? ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आ जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो वक्र पृष्ठ था, अब बेलन का संपूर्ण देखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो वक्र पृष्ठ तो इसमें ऐड होगा ही होगा, वक्र पृष्ठ आएगा, प्लस में एक ऊपर की तरफ वर्त बन गया, एक नीचे की तरफ वर्त बन गया, और वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां से पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला जोड़ दो और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, 2 पाई आर एच बन गया, और यहां से पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा और बना ले, इसको इजी बना ले, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां पे बच गया h और यहां पे बच गया r, तो ये 2 पाई आर h प्लस में r, ये आपका क्या बन गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। इज दैट क्लियर? इसके बाद में आ जाता है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता क्या है, वही कंडीशन होती है कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो लिखते हैं बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन बन जाएगा आपके पास में आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आधार में तो सर्कल बन गया, वर्त बन गया, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, गुणा में ऊंचाई h हो गया, तो ये बेलन का आयतन क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर h बन गया, पाई आर स्क्वायर h बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जो लिख रहा हूं वो एकदम समझ में तो आ रहा होगा, पाई आर स्क्वायर h बन गया बेलन का आयतन। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट आकृति पे, हमारे पास में आ जाता है खोखला बेलन, कई बार इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके भी फॉर्मूले हमें ध्यान से देखने पड़ेंगे। खोखला बेलन यानी आपके पास मैंने कुछ एक आकृतियां बताई थी आपको, पाइप है, सिलेंडर, जो आपके घर में ड्रम है, लोहे का खोखला ड्रम होता है, वो भी एक क्या है, तो खोखला बेलन होता है, और यानी बीच में से वो खोखला होता है, उसके आर पार कुछ एक वस्तुएं जा सकती है, आर पार उसके देख सकते हैं, वो होता है खोखला बेलन। अब खोखले बेलन में त्रिज्याएं भी दो होगी, एक तो देखो ये त्रिज्या हो गई, एक तो ये त्रिज्या होगी जिसको अपन मानेंगे R1, इस त्रिज्या को R1 मान लिया, एक छोटे वाली त्रिज्या होगी, एक ये छोटे वाली त्रिज्या होगी जिसको अपन मानेंगे R2, ऊंचाई इसकी h रहेगी, ऊंचाई इसकी क्या रहेगी, h, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होगी, एक तो बाहर की तरफ त्रिज्या रहेगी वो आपने R1 मान लिया, बड़ी त्रिज्या, और जो छोटी त्रिज्या अंदर वाले जो खोखला हिस्सा है उसकी जो त्रिज्या हमने मान ली R2 मान ली। अब कंडीशन तो वही रहेगी, लेकिन इसमें क्या है, R1 और R2 दो आ गया, तो वहां पे हम R1 लिख रहे, ओनली फॉर R लिख रहे थे, यहां पे हमें R1 और R2 लिखना पड़ेगा। उसमें लिखा था हमने बेलन का वक्र पृष्ठ, तो यहां पे लिखेंगे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, यहां पे मैं लिखूंगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 H, वहां से हमने R1 R ही लिखा था, यहां पे R1 R2 आ जाएगा, और 2 पाई R2 H, यानी अंदर के हिस्से का भी आपको निकालना पड़ेगा और बाहर की तरफ भी है उसका भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो 2 पाई R1 H और प्लस में 2 पाई R2 H, इसमें से कुछ एक वैल्यू कॉमन आएगी, 2 पाई H कॉमन आ जाएगा, R नहीं सॉरी 2 पाई H ले लो कॉमन, 2 पाई H कॉमन ले लिया, R1 प्लस में R2, R1 प्लस में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में आप लिखें खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा, क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखा है, तो 2 पाई आर नहीं आएगा, एच आएगा, बार बार वही गलती, 2 पाई एच R1 प्लस में R2, ये तो आएगा। लेकिन अब की बार क्या और ऐड हो जाएगा इसके साथ में, यानी बाहर वाले वृत्त की, देखो ऊपर की तरफ 2 सर्कल बन रहे हैं, मैं एक आकृति बना रहा हूं, ये हमने एक छोटा वृत्त बना लिया, इसके बाहर की तरफ ये आकृति ऊपर है, ये आकृति नीचे है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें देखना है। ये जो हिस्सा है वो खाली है, ये जो हिस्सा है वो खोखला है, तो अपन क्या करेंगे इसमें अपन इस प्रकार से करेंगे, ये त्रिज्या तो हमारी R1 है और ये जो छोटे वाली त्रिज्या ना ये हमारी क्या है, R2 है। तो इसमें अपन कर देंगे कि पाई R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, यही बात ऊपर की तरफ रहेगी, यही बात नीचे की तरफ रहेगी, तो दोनों में इक्वल इक्वल है, तो 2 गुणा लगा दें, 2 गुणा लगा दें, पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से लगाएंगे 2 गुणा पाई R1 स्क्वायर माइनस में पाई R2 स्क्वायर, छोटी त्रिज्या R2 अभी ध्यान रखना, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 पाई एच R1 प्लस में R2 और प्लस में इस दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, 2 भी है, 2 हमने क्यों लगाया है, एक ऊपर का है एक नीचे का है, पेंदे का और सिरे का दोनों का है, तो इसलिए 2 लगा दिया है। पाई आपने कॉमन ले लिया, ये बन गया R1 की स्क्वायर माइनस में R2 की स्क्वायर, तो ये आपके पास में होगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या आप और डिटेल से लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पाई सभी में कॉमन आ गया, 2 पाई इन दोनों में कॉमन आ रहा भी, ध्यान रखना, और इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से लिख दूं, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा और डिटेल से लिख दें इसको, अगर आप वो याद करना चाहते हैं वो भी आ जाए। 2 पाई एच ये रहेगा R1 प्लस में R2 प्लस में 2 पाई, जबकि आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आइडेंटिटी जरूर जानते हैं, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, तो 2 पाई R1 प्लस में R2 और R1 माइनस में R2, ये बन गया। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, 2 पाई और R1 प्लस में R2 दोनों में कॉमन आ गया, यहां पे बच गया, पहले में H बच गया और यहां पे बच गया प्लस में R1 माइनस में R2। फाइनल आपके पास में यही फॉर्मूला आता है, 2 पाई R1 प्लस में R2 H प्लस में R1 माइनस में R2, ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। अब इसके बाद में यहां से अपन खोखले बेलन का आयतन और देख लेते हैं। खोखले बेलन का आयतन देखिएगा किस प्रकार से आएगा, आयतन मैंने यहां पे नाम नहीं लिखा खोखला बेलन, आप लिख लेना। आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल किस प्रकार से प्राप्त करेंगे आप, आधार का क्षेत्रफल रहेगा हमारे पास में पाई R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर रहेगा, वही कंडीशन है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई रहेगा, तो पाई R1 माइनस में पाई R2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, पाई कॉमन आ गया, H बाहर है, ये रहेगा R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर, तो आपके पास में खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा पाई H R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर। इसके बाद में आ जाता है आपके पास में गोला, स्पेयर। गोला होता है, जैसे आपने क्रिकेट खेलते हैं उसमें बॉल होती है, जो रबड़ की बॉल आती है वो एकदम उसको बीच से काट के देखोगे, उसको एकदम बीच से काट के देखोगे तो वो अंदर से सॉलिड होती है, ठोस होती है, अंदर से भरा हुआ होता है, ठीक है, वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि गोला है। या आपने बचपन में कभी बरसात के टाइम गीली मिट्टी से लड्डू बनाए होंगे,
या आपके विवाह शादियों में लड्डू बनाए जाते हैं, उसको बीच से चाकू से काट के देखना, बीच से चाकू से काट के देखोगे तो वो अंदर से सॉलिड है, एकदम वो ठोस है अंदर से, तो वो होता है गोला। यानी इस प्रकार की गोल आकृति क्या कहलाती है? गोला कहलाती है। और इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं गोले का आयतन, नहीं, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लें। लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि वर्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सर्कल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से गुणा कर दो तो 4 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? इसके बाद में चलते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। 3D हो गया ना आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में आ गया तो 4/3 पाई आर की क्यूब हो गया आयतन। ये तो गोला था। अब इसको बीच से काट दें तो ये बन जाता है अर्धगोला। क्या बनेगा? अर्धगोला बनेगा। और अर्धगोले में ये इसकी तो त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इज दैट क्लियर? तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर ये कह दे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण की बात करें तो ऊपर वाला जो मैंने ब्लैक ब्लैक कर रखा है वो भी एक सतह बनेगी। इस प्रकार से आपने काटा तो ये भी एक सतह बन गई, ये भी एक वर्त बन गया, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें जोड़ देंगे तो लिखेंगे अर्धगोले का, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में ऊपर की सतह उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और कर दिया तो ये बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास में बन गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, आधा कर दो अर्धगोले का आयतन, और आयतन आधा कर दो, 4/3 था तो 2/3 कर दिया, 4/3 का आधा कर दिया, 2/3 पाई आर की क्यूब, ये हो गया आपके अर्धगोले का आयतन। इसके बाद में चलते हैं, शंकु आ जाता है। शंकु भी आपको पढ़ना है, छिन्नक नहीं पढ़ना, ठीक है। शंकु में क्या होता है? शंकु में ये तो इसकी हाइट हो गई, और मैं यहां से लिखूं, और ये इसकी क्या होगी? तिर्यक लंबाई हो गई, ये तिर्यक लंबाई हो गई, और ये इसकी त्रिज्या आर हो गई। ये आपका हो जाता है शंकु। तो लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ जान गए हैं, अंदर वाला ये हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल, पाई आर एल हो गया। शंकु की अगर हमें लंबाई ये निकालनी हो, तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो, ये तो ऊंचाई होगी, एक तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको अपन एल से रिप्रेजेंट करें, आपको दिखाई दे रहे तिरछी, लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू, तिर्यक ऊंचाई इसको अपन किस से रिप्रेजेंट कर दें? भी तिर्यक ऊंचाई को अपन एल से रिप्रेजेंट कर दें, एल इज इक्वल टू, या एल स्क्वायर कर दें। यहां पे देखो 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपके पास में आर है, ये आपके पास में एच है, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा समकोण त्रिभुज बन गया। इस प्रकार की आकृति बन गई, क्या बताओ मेरे को?
ये आकृति बन गई, यहाँ पे समकोण 90 डिग्री है, ये आर है, ये एच है, ये एल है, यानी आपको कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, आधार हो गया आर स्क्वायर प्लस में लंब हो गया एच स्क्वायर, तो ये आपके पास में एल स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अगर आप इसमें ये निकालना चाहते हैं एल इज इक्वल टू, तो इस पे लग जाएगा रूट, तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। अब आ जाता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, और आयतन देखो क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि उसका तिहाई कर दें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये शंकु का आएगा आयतन। तो इस प्रकार से हमने घन घनाभ, बेलन्स, खोखला बेलन्स, गोला, अर्धगोला और शंकु, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कहें या बेसिक कहें या फॉर्मूले की क्लास भी आप इसका नाम दे सकते हैं। इसके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। तो ये क्लास आपने अच्छे से देखी है, तो आगे वाले जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में अपन को 2 या 3 बार फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो चलेगा, क्लास कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करें, क्लास को शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।